देखिए सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी कंट्री है जीसीसी में, कोई 53 मिलियन लोग हैं वहां पर, इतना वो पैसा खर्चते हैं, कितना ही पैसा उन्होंने सारे नए नए हथियार अमेरिका से खरीदे हैं, चलाने उन्हें आते नहीं। वो हथियार जो है फिर वो पाकिस्तानियों को बुलाते हैं कि साहब अब आप ये चला के हमें दिखा दीजिए। तो कहने का मतलब है ये लोग अय्याश हैं, और इनका मुकाबला ईरान के साथ नहीं हो सकता, जहां लोग पढ़े लिखे और जिनमें बहुत काबिल लोग हैं, और काबिलियत उनकी हर एरिया में दिखती है। काबिलियत उनकी जैसे उन्होंने रणनीति बनाई है इसमें दिखती है, जैसे उन्होंने अंडरग्राउंड अपनी पूरी मिसाइल सिटीज बनाई है इसमें दिखती है, जैसे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मिसाइल की, ड्रोन्स की सब बनाई है। तो ये सब दिखता है कि बहुत समझदार लोग हैं जो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, और उनको मदद भी मिल रही है। तो ये जीसीसी कंट्री तो छोटे छोटे पैदे हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है कि उन्होंने ट्रंप को कहा कि आप लड़ाई लड़िएगा। कल अगर ट्रंप यहां से चला जाएगा तो ये अब ईरान के साथ हो जाएंगे, फिर अब क्या करेंगे वो। अभी इनको ये लगता है कि ईरान के साथ हम नहीं जाएंगे, हम जो है अमेरिका के साथ खड़े होंगे। देखिए आज भी हमारे मुल्क में भी एक सोच है, बहुत सारे लोगों में सोच है, कि हमारे विदेश मंत्री में सोच है कि अमेरिका सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है दुनिया की। अरे बाबा नहीं है। अगर आप समझिएगा इस लड़ाई को, तो इस लड़ाई से एक सीधा नतीजा निकलता है। अगर आप मिलिट्री की बात करते हैं तो आज चीन बिना लड़े हुए उसने दिखा दिया कि उसके पास 21वीं सदी की लड़ाई की काबिलियत है। ये होती है नई लड़ाई। मिसाल के तौर पे जो हमारे फौजी हैं, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो सब कह रहे थे, यहां पर अभी भी बोलते हैं कि जब लड़ाई होती है हमने उसकी एस्केलेशन रोक ली। अरे बाबा एस्केलेशन क्या रोकी, आप तो लड़े ही नहीं। भाई रक्षा मंत्री ने खुद कहा है पार्लियामेंट में कि आधे घंटे के बाद हमने सीज फायर बोल दिया उनको, पाकिस्तान को, कि हम लड़ना नहीं चाहते। अगर आप लड़े होते तो फिर वो एस्केलेशन होती, पर आप लड़े ही नहीं तो बात खत्म होगी। पर अमेरिका ये कैसे कर सकता है कि मैं घुसूंगा और फिर मैं कह दूंगा लड़ाई खत्म हो गई, नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है, वो साथ में ये भी तो कह रहे हैं कि वो अरब कंट्रीज मुझे पैसे दे लड़ाई के। चलिए आपको पैसे भी दे दिए, फिर आप क्या कर लेंगे, क्या ले लेंगे उस पैसे से। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि बहुत समझदार लोग हैं अमेरिका में जो कह रहे हैं, उन्हीं के अपने एक्सपर्ट्स हैं अमेरिकन, कि अपना संतुलन खो चुके हैं। उनके बयानों से यही लग रहा है, और ये खतरे की बात है दुनिया के लिए, क्योंकि एक मुल्क जिसके पास इतना बड़ी ताकत है, मतलब आज तक था जब तक कि वर्ल्ड यूनिपोलर थी, अगर उसका प्रेसिडेंट ऐसी बातें करेगा कि कभी रात में कुछ और दिन में कुछ और आधे घंटे में कुछ, तो इसी चक्कर के अंदर कुछ हो ही नहीं पाता है। वो लोग भी सोचते रहते हैं कि मार्केट सोच रही है कि अरे हो क्या रहा है, किसी को पता ही नहीं है। देखिए इजराइल ही फैक्टर है सबसे बड़ा। अभी भी जो है, ये अभी जब बात हो रही थी कि इन्होंने 15 पॉइंट प्लान दिया जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, अमेरिका ने, नेतन्याहू ने फौरन कह दिया कि मैं लड़ाई बंद नहीं करूंगा, मैं तय करूंगा, अमेरिका तय नहीं करेगा कि लड़ाई कब बंद होगी। कहने का मतलब वो अमेरिका को लाया है लड़ाई में, पर अब वो बोल रहे हैं कि मैं तय करूंगा ये लड़ाई कब खत्म होगी। और उनके अपने जो आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ है वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि वो कितनी जगह तो लड़ाई लड़ रहे हैं। छोटा सा मुल्क है, ना तो उनके पास फौज है, उनकी फौज जो है वो रिजर्व फौज होती है जिसको बुलाया जाता है। अब आपने रिजर्व फौज को बुलाया, मान लीजिए 300-400 दिन के लिए, पहले तो वो अपना काम छोड़ के आए, उनकी रोजी रोटी गई। उसके बाद आपने उनको कहाँ कहाँ लगाया हुआ, आपने वो लेबनान में लगाया हुआ है, आपने ईरान में लगाया हुआ उनको, फिर जो अभी हुतीज ने अटैक कर दिया है इसराइल के ऊपर, तो वो एक नया फ्रंट और खोल लिया आपने। कहने का मतलब ये है, इसराइल वो मुल्क है जो दिख रहा था हमें पहले दिन से कि ये वो लोग हैं जो कि जुनूनी लोग हैं, जो ह्यूमन वैल्यू लाइफ को कोई अहमियत नहीं देते। ये वो लोग हैं जिनको हमने देखा है इन्होंने जेनोसाइड करी है गाजा के अंदर, ये वो लोग हैं। इनका जो खुद लीडर है नेतन्याहू, आप जानते हैं वो वॉर क्रिमिनल है एज फार एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंसर्न। तो अब ये कितने ये 2023 से ये यहाँ भी लड़ रहे हैं गाजा में हमस के साथ। अरे भाई वो फौज जो रेगुलर भी नहीं है, कितने फ्रंट पे लड़ लेगी एक साथ। पर ये जुनूनी लोग हैं, नहीं मान रहे हैं, जो इसी को कहते हैं ना कि ज़ायनिस्ट मेंटालिटी है। कई जूस हैं जो इसके खिलाफ है, क्योंकि उनकी समझ में आ रहा है कि नॉर्मल लाइफ जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो रखी है, और ये लड़ाई ऐसी नहीं है जो कि बंद हो जाएगी।
तो एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आज प्रेसिडेंट ट्रंप को आ रही है वो इजराइल है। देखिए ऐसा है, वो बेच कर गए हैं सऊदी अरेबिया को। जैसे मैंने आपसे कहा, सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, वो कोई भी चीज खरीद लेगा, पर उसको इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए। सऊदी की फौज जो है वो लड़ कहाँ सकती है? एक्सपर्ट भी दे रहा हूँ। वो कुछ भी दे दे, उसको अपनी भी लड़ाई लड़नी है। अब वो उसके बदले में सऊदी से पैसे लेगा। अब पैसे जो अमेरिका नहीं दे रहा है, जो ईयू कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के पास पैसा नहीं है उसको लड़ाई लड़ने के लिए, देने के लिए, तो वो यहां पर आकर कह रहा है कि मैं अपने ड्रोन दे देता हूं, आप लोगों के पास पैसा है मुझे दे दो। वो अपनी भी तो लड़ाई लड़ेगा पैसे के साथ। तो इसलिए वो यहां से सऊदी से पैसा ले रहा है, उनको वो चीज दे रहा है जो उनको इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो उसका फायदा क्या है? फायदा तो जेलेंस्की को हो रहा है ना, क्योंकि उसको पैसे कहीं से मिल नहीं रहे हैं। अब वो भी ये भी नहीं चाहता कि वो लड़ाई वो खत्म हो जाए। अगर वो लड़ाई खत्म हो गई तो जेलेंस्की भी खत्म। सवाल तो ये है ना। तो ये वो डील करके यहां पर गया है सऊदीज के साथ। जी देखिए उनके पास पैसा है, पर अगर ये जंग थोड़ी और चलेगी तो होगा क्या कि जितनी भी ये प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हैं, जहां प्रोडक्शन होती है ऑयल की, गैस की, रिफाइनरीज हैं, इन पे अगर हमले हुए, एनर्जी पे हमला हुआ, जो ये इलेक्ट्रिसिटी है इनकी ग्रिड्स उड़ा दी गई, तो फिर तो नुकसान इनका भी होगा और पूरे दुनिया का सालों साल तक नुकसान रहेगा। आप इस बात को देखिए ना, क्योंकि ईरान ने तो साफ कह दिया है कि अगर आप हमारी जो भी चीज पे दागेंगे, हम वही चीज जीसीसी कंट्रीज और इसराइल पे दाग देंगे, और वो कर रहे हैं। तो ईरान की इसमें कोई गलती नहीं है, ईरान को तो रिटेलिएट करना ही है। तो अमेरिका जो है, अब वो पैसे मांग रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को क्यों समझ में नहीं आ रहा कि लड़ाई का पैसे से कम ताल्लुक होता है, उसका ताल्लुक होता है लड़ाई समझने से, कि क्या लड़ाई लड़ी जा रही है, हमारे पास क्या काबिलियत है। सच्चाई ये है, आज अमेरिका के पास बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत है, पर वो मिलिट्री ताकत 21वीं सदी की लड़ाई लड़ने के लिए काबिल नहीं है। ये सच्चाई है सबसे बड़ी। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नतीजा निकाला है, वो ये निकाला है 1 महीने की लड़ाई देख के, कि साहब 21वीं सदी की लड़ाई अलग है। इसमें तो खैर मैंने किताब भी लिखी हुई है। तो ये एक अलग लड़ाई है, और उसको अब आप देख लीजिए, नमूना उसका दिखाया जा रहा है। देखिए ऐसा होता है, ये जो एक और बात है जो सब एक्सपर्ट्स बोलते हैं और मिलिट्रीज बोलती है, हम लिमिटेड ऑपरेशन करेंगे। आप एक बार ऑपरेशन करते हैं, फिर वो लड़ाई तय करती है वो लिमिटेड होगा कि अनलिमिटेड होगा। अब सवाल ये है, आप खरगालित में तो घुस गए और वहां आपने मान लीजिए मार खा ली, तो अब फिर वापस थोड़ा जाएंगे, फिर आप और फौज भेजेंगे, कहीं और अटैक करेंगे। तो जब एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है तो लिमिटेड नाम की कोई चीज नहीं होती। आप एक बार लड़िए या मत लड़िए। और जब इतना बड़ा मुल्क है अमेरिका, जो कि कोल्ड वॉर जीता, जो कि यूनिपोलर वर्ल्ड में पहली बार दुनिया के इतिहास में हुआ कि एक सिंगल कंट्री पूरे दुनिया को रूल कर रहा था, अमेरिका, ये कभी नहीं हुआ पहले। अब ऐसा मुल्क अगर मान लीजिए इनकी बहुत सारी कैजुअलिटीज होती हैं, इनके फौजी मरते हैं, तो क्या करेगा ट्रंप? ये कहेगा कि मैं लिमिटेड वॉर है, मैं घर जा रहा हूं। तो फिर वो लड़ाई बताएगी ट्रंप को। वो अभी तो वो फंसा हुए है वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, पेट्रो डॉलर के चक्कर में, फिर वो यहां फंस जाएंगे। ऐसे ही तो हुआ था वियतनाम में भी यही हुआ। ये लड़ाई कोई भी लिमिटेड लड़ाई नहीं होती अनलेस आप लड़ना ही ना चाहे। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी ही कन्वेंशनल वॉर है, सब कुछ कन्वेंशनल हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई न्यूक्लियर वेपन्स इन्वॉल्व नहीं है। अब कन्वेंशनल वॉर में आप क्या रणनीति बनाते हैं? अब मैं आपको मिसाल देता हूं, जब लड़ाई शुरू होनी थी तब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका, वो अब्राहम लिंकन और गेराल्ड फोर्ड को थिएटर में लाया था। आज वो दोनों कहाँ हैं? उन पे ऊपर मिसाइल के हमले हुए हैं और दोनों थिएटर से बाहर चले गए हैं। फिर उनकी इतना बड़ा नेवी का बेड़ा, जो कि 5th फ्लीट जिसे बोलते हैं, बहरीन जो है उनका हेडक्वार्टर बंद हो चुका है, और मालूम नहीं है वो बेड़ा यहाँ पर है, अरेबियन सी में है, इंडियन ओशन में है, कहाँ है पता नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये सब कन्वेंशनल लड़ाई है, पर लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी वो बदल चुकी है। और ईरान ने चीन की मदद से और रूस की मदद से वो नई लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार है। जब हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं तो वो कन्वेंशनल वॉर ही होती है, पर एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें आप दुश्मन की जो कमजोरियां हैं आप उस पर अटैक करिएगा। मिसाल के तौर पे
आज सबसे बड़ी कमजोरी क्या है अमेरिका की? सबसे बड़ी कमजोरी है स्ट्रेट ऑफ हर्मोज। क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे टोल लगा दिया है ईरान ने, जैसे कि ईरान के कब्जे में है, तो ईरान अब तय करेगा कि 20% ऑयल किस तरीके से वहां से निकलेगा, किसके टैंकर निकलेंगे, क्या जहाज निकलेंगे, क्या वो युआन में पैसे देंगे, किस में देंगे। तो जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उस पे अमेरिका ने ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब है एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, मतलब आप टैंक से टैंक की लड़ाई मत करवाइएगा, आप दूसरे की कमजोरियों को देखिएगा और कमजोरियों पे हावी हो जाइएगा। ये है, तो एक तो वो कमजोरियों पे हावी हो रहे हैं और साथ में 21वीं सदी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आज उनको देखिए पर्शियन गल्फ में उनके पास कोई बड़े बड़े नेवी नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं मैंने उनकी नेवी डिस्ट्रॉय कर दे की है, अरे उनके पास है ही नहीं नेवी, पर उनके पास जो है वो पर्शियन गल्फ के लिए बेस्ट है। वो क्या है, उन्होंने अंडरग्राउंड वो टनल बना दिए हैं, उन टनल्स के अंदर उन्होंने माइंस रख दी हैं कि अगर ऊपर से कोई टैंकर आता है तो वो नीचे से जो माइन है वो फट जाएगी और टैंकर बर्बाद हो गया। उसके अंदर नीचे वो छोटी छोटी होती है सबमरीज, उसको बोलते हैं मिजेट सबमरीज, तो उसकी आवाज भी पकड़ी नहीं जाती, दूसरा आदमी को समझ में नहीं आता। वो वहां पे सबसे अच्छा है, वहां पे वो रहती है। उससे वो क्या करते हैं, वो टॉर्पीडो भी फायर कर सकते हैं, मिसाइल भी फायर कर सकते हैं। इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल वॉरफेयर विथ 21st सेंचुरी वॉर कैपेबिलिटीज। तो ये सब चीजें जो है, अमेरिका का जो बजट है आज की डेट में, उन्होंने कह दिया है हमारा एनुअल बजट 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, और उसके बावजूद अभी जो पीट हेग्सेथ है उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर, अब उनको 200 बिलियन डॉलर्स और चाहिए है। क्यों चाहिए है? क्योंकि लड़ाई में सबसे बड़ी बात ये नहीं होती कि आपके पास है क्या, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कब तक वो लड़ाई लड़ सकते हैं। क्या आपके पास जिसे कहते हैं प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है कि अगर लड़ाई में आप रोज इतनी मिसाइल्स खर्च रहे हैं, उतनी मिसाइल्स क्या बना सकते हैं? अगर आप बना नहीं सकते हैं तो आप अपना स्टॉक तो खत्म कर रहे हैं। पर यह काबिलियत ईरान ने रखी हुई है जो कि अमेरिका के पास नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो अलग लड़ाइयां लड़ रहा है, कभी अफगानिस्तान में घुस गया, कभी यहां घुस गया, वहां घुस गया, ये अब पहली बार जो लड़ाई हो रही है एक उस मतलब शख्सियत के साथ, ईरान के साथ, जिसके पीछे दो ताकतें भी खड़ी हुई हैं। तो ये कोई आसान लड़ाई नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। अरे वो ये इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं होती। जब एक बार जंग शुरू होती है, दुश्मन को पता होता है आपकी काबिलियत क्या है। कोई बेवकूफ नहीं है, आप अपने मुल्क के लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, जिसे कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग कर ली आपने। अगला थोड़ा बेवकूफ है, उसको पता है कि आपकी ताकत क्या है, क्या आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। देखिए खेल ये बहुत सीधा सा है। ईरान जो है उसने अपने 5 पॉइंट दिए हैं और वो उस पर अटल है, और ईरान सीरियस कंट्री है, वो चाहता है कि उस पर बातचीत हो 5 पॉइंट पे और फैसला हो, लड़ाई बंद हो। प्रॉब्लम आ रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की, जो एक दिन कहते हैं मैं लड़ाई जीत गया हूं, दूसरे दिन कहते हैं मेरी नई रजीब से बात हो रही है, अब मेरी इससे बात हो रही है। सवाल ये है कि दोनों की बात ही नहीं हो रही है, बात सिर्फ मीडिएटरीज के थ्रू हो रही है। जैसे एक मीडिएटरी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के थ्रू जो है वो बातचीत हो रही थी, पर इंप्रेशन ये दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू में कि हमारी डायरेक्ट बात हो रही है ईरान से। ईरान ने कहा हमारी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम प्रेसिडेंट ट्रंप में आ रही है कि जो क्रेडिबिलिटी है अमेरिकन के प्रेसिडेंट की, वो इस समय जीरो है। अजी साहब, मुश्किल क्या, मुझे तो लग रहा है ये अमेरिका के लिए, अमेरिका ने अपने पूरे इतिहास में ऐसी सिचुएशन कभी देखी नहीं है जहां आज वो खड़े हुए हैं। और वो भी जबकि दुनिया, जैसे मैं ये बात कहता रहता हूं कि लोग आगे अगर सोचे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, नतीजा बहुत मुझे दिखता है कि जो आज तक के रूल्स बनाए थे अमेरिका ने, जिसको हम बोलते थे वर्ल्ड ऑर्डर, वो तो खत्म होता हुआ दिख रहा है वेस्ट एशिया में, और यहाँ पर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ दिख रहा है, सामने उभरता हुआ साफ दिख रहा है। तो दुनिया बदल रही है। ये एक लड़ाई है जो तय करेगी दुनिया कैसी होनी चाहिए। ये इतनी अहम लड़ाई है। उन लड़ाइयों में और इसमें फर्क क्या है, वो लड़ाई हुई थी जब अमेरिका एक ताकतवर मुल्क था, अब वो सिचुएशन नहीं है। तो किसको कंपेयर करना इराक के साथ, वियतनाम के साथ, फलाने के साथ, ढिमकाने के साथ, उसका कोई मतलब नहीं है।
2013 में दुनिया बदल गई। 2013 में मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई। 2013 में 3 ताकतें खड़ी हो गई दुनिया में। वो दूसरी बात है, लोगों को 5-10 साल लगे समझने में कि चीन और रशिया दोनों बहुत बड़ी ताकतें हैं। तो ये एक तो पहले की सब मिसालें आज लागू है ही नहीं। ये एक जैसे कि एक नई दुनिया बनी है, उसी तरीके से नई लड़ाई का इजाद हुआ है। ये आप और हम फॉर्चुनेट हैं कि ऐसे टाइम्स में जी रहे हैं जब दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस हो रही हैं, और ये यहाँ हो रही हैं वेस्ट एशिया में। ये है सारी पिक्चर बड़ी।